लोकसभा चुनाव को लेकर मुंबई में उत्तर पश्चिम सीट का पेंच अभी भी फंसा हुआ है। शिवसेना उद्धव बोले साहिब ठाकरे पार्टी ने बातचीत के बीच में ही वहां से अमोल कीर्तिकर को अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। नतीजा मुंबई उत्तर पश्चिम सीट पर चुनाव लड़ने के इच्छुक कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने नाराज होकर अपने नेतृत्व को एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया था। अंजय निरुपम ने कहा था कि अगर एक हफ्ते में कांग्रेस नेतृत्व कोई फैसला नहीं लेता है तो वो अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। यह हफ्ता कल पूरा है, लेकिन निरुपम ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। खबर है कि वो कल इस पर फैसला ले सकते हैं। खबर ये भी है कि संजय निरुपम शिवसेना एकनाथ शिंदे पार्टी में जा सकते हैं, क्योंकि महायुति में उत्तर पश्चिम सीट एकनाथ शिंदे शिवसेना के पास है और निरुपम को उम्मीद है कि उन्हें वहां टिकट मिल सकता है। लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना इस सीट से किसी मराठी चेहरे को लोकसभा का उम्मीदवार बनाना चाहती है, जिनमें एक नाम उद्धव गुट से शिंदे कैंप में आए विधायक रविंद्र वायकर का भी है। साथ ही अभिनेता शरद प्रेक्षक के सचिन खेडकर का नाम की भी चर्चा चल रही है। सुप्रीम कोर्ट से ईवीएम से वीवीपैट मिलान मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष ईवीएम मामले का जिक्र किया। कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसलिए मामले पर जल्द सुनवाई की जाए, जिस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम इसे हफ्ते देखेंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती की अपील करने वाली याचिका पर निर्वाचन आयोग और केंद्र से सोमवार को जवाब मांगा था। फिलहाल वीवीपैट पर्चियों के जरिए केवल 5 यादृच्छिक रूप से चयनित ईवीएम के सत्यापन का नियम है। वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल का एक स्वतंत्र वोट सत्यापन प्रणाली है, जो वोटर्स को यह देखने की अनुमति देती है कि उसका वोट उसी उम्मीदवार को हो गया है या नहीं, जिसे उसने वोट दिया है। वीवीपैट के जरिए मशीन से कागज की पर्ची निकलती है, जिसे वोटर्स देख सकते हैं। इस पर्ची को एक सीलबंद डिब्बे में रखा जाता है और विवाद की स्थिति में इसे खोल जा सकता है। जस्टिस BR गवाई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने चुनाव की सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती का अनुरोध करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अरुण कुमार अग्रवाल की वकीलों की दलीलों पर गौर किया है। दिल्ली के आबकारी नीति केस में सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी। इसके बाद आज निचली अदालत ने उनकी जमानत की शर्त तय की है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 2 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी। संजय सिंह वकील ने कहा कि संजय सिंह की पत्नी यहां जमानती के तौर पर है। हमने बेल बॉन्ड दाखिल कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह को पासपोर्ट जमा करना होगा, इसके साथ ही जांच में सहयोग करना होगा। साथ ही सिंह को राहत देते हुए कोर्ट ने उनके राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल होने पर रोक नहीं लगाई। संजय सिंह के वकील ने कहा कि एक सांसद हूँ, मेरे भागने का खतरा नहीं है। तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आम आदमी पार्टी सूत्रों की तरफ से बताया जा रहा है कि अब तक केजरीवाल का वजन काफी घट गया है। केजरीवाल का तेजी से वजन घट रहा है। 21 मार्च को गिरफ्तार होने के बाद से अब तक केजरीवाल का 4.5 किलो वजन कम हुआ है। सीएम के घटते वजन पर डॉक्टर्स ने चिंता जताई है। हालांकि तिहाड़ जेल प्रशासन के मुताबिक अरविंद केजरीवाल बिल्कुल ठीक है। जेल के डॉक्टरों ने ऐसी कोई चिंता जाहिर नहीं की है। आप मंत्री अतिशी ने एक्स पर लिखा, अरविंद केजरीवाल को गंभीर डायबिटीज है। स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद वह देश की सेवा में 24 घंटे लगे रहते थे। गिरफ्तारी के बाद से अब तक अरविंद केजरीवाल का वजन 4.5 किलो घट गया है। यह बहुत चिंताजनक है। आज बसपा उन्हें जेल में डालकर उनके स्वास्थ्य को खतरे में डाल रही है। अगर अरविंद केजरीवाल को कुछ हो गया तो पूरे देश, तो क्या भगवान भी इन्हें माफ नहीं करेगा। दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह को 6 महीने के बाद मंगलवार को जमानत मिल गई। वहीं संजय सिंह से जुड़े मामले के दस्तावेजों पर प्रवर्तन निदेशालय के वकीलों के नाम में बीजेपी नेता और पार्टी के नई दिल्ली लोकसभा सीट से उम्मीदवार बंसूरी स्वराज का भी नाम शामिल रहा। इसे लेकर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने सवाल उठाया है कि बंसूरी का नाम वकीलों की लिस्ट में क्यों है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वकीलों के नामों के लिए शेयर करते हुए दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि बीजेपी और ईडी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा, संजय सिंह जी के मामले में ईडी की तरफ से वकीलों में बीजेपी के प्रत्याशी और इनके प्रवक्ता बंसूरी स्वराज का नाम है। मैंने कल ही कहा था बीजेपी और ईडी एक ही बात है। हालांकि फिर ईडी के ही वकील ने इस मामले पर स्पष्टीकरण दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2 अप्रैल को अहमदाबाद में गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने भारत चीन मुद्दों पर स्पष्ट रूप से बात की। उन्होंने आगे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार पर हमला किया और आरोप लगाया कि उन्होंने ऐसी नीतियां बनाई जो भारत से अधिक चीन के पक्ष में थी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, 1950 में सरदार पटेल और नेहरू के बीच विचारों का आदान प्रदान हुआ था। सरदार पटेल ने जवाहरलाल नेहरू को चीन के बारे में चेतावनी दी थी। सरदार पटेल ने कहा था कि आज हम 2 की स्थिति का सामना कर रहे हैं, मोर्चा जो भारत के लिए हमारे इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। सरदार पटेल ने यह भी कहा कि चीनी जो कुछ भी कर रहे हैं उन्हें लगता है कि उनका इरादा अच्छा नहीं है और इसलिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए और एक नीति बनाना चाहिए इसके आसपास। नेहरू की स्थिति यह थी कि वह पूरी तरह से असहमत थे। उन्होंने पटेल को जवाब दिया कि आप चीनियों पर अनावश्यक रूप से संदेह करते हैं, साथ ही हिमालय के पार हम पर हमला करना किसी के लिए भी असंभव है। कुछ साल बाद एक बहस हुई संयुक्त राष्ट्र के बारे में, क्या उस समय भारत को संयुक्त राष्ट्र की सीट दी जानी चाहिए, तो उस समय नेहरू की स्थिति यह थी कि उन्होंने कहा हम एक सीट के हकदार हैं, लेकिन पहले हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि चीन को एक सीट मिले। तो आज हम पहले भारत के बारे में बात कर रहे हैं। एक समय था जब भारत के पीएम सबसे पहले चीन की बात करते थे। It's completely different. His view was that no, you are being unnecessarily suspicious of Chinese. They are, this government has not shown any reason for us to be suspicious. A few years later, there was a debate about UN seat. Should India be given a UN seat at that time? Pandit Nehru's position at that time was, he said, well, we deserve a seat, but first we must ensure China gets it. Today, we are talking of India first. There was a time when the Prime Minister of India talked China first. He said, till China gets it, हम अपना क्यों में खड़े रहें, अब हमारी बारी आएगी, कभी न कभी आएगी. On this issue about, what you say, rewriting boundaries and you mentioned, I think, China, Pakistan. I would like the people really to understand today how the problem with China developed, what we are talking about. In 1950, there was actually an exchange of views between Sardar Patel and Pandit Nehru on the issue of China. Okay, this is the last few months before Sardar Patel passed away. Sardar Patel warned Nehru, saying today with the change, because communists had taken power in 1949, today we are, and they entered Tibet. He said today we are facing a situation of 2 fronts, which for India has never. वायनाड से सीपीआई उम्मीदवार एनी राजी ने अपना नामांकन दाखिल करने से पहले निर्वाचन क्षेत्र में एक रोड शो किया। यहां उनका मुकाबला कांग्रेस पार्टी के मौजूदा संसद और उम्मीदवार राहुल गांधी से होगा। रोड शो के दौरान एनी राजा ने कहा कि संसदीय क्षेत्र के मूल मुद्दों को भी कभी संसद में नहीं उठाया गया। मानव पशु संघर्ष यह प्रमुख मुद्दा है। उन्होंने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। अगर मैं निर्वाचित हुआ तो मौजूदा कानून में संशोधन होगा। लोग विश्लेषण कर रहे हैं कि उन्होंने पिछले 5 वर्षों में निर्वाचन क्षेत्र के लिए क्या किया है। यहाँ के लोगों को कुछ हासिल नहीं हुआ है। एएनआई से बात करते हुए एनी राजा ने कहा, निर्वाचन क्षेत्र के मुख्य मुद्दों को संसद में कभी नहीं उठाया गया। लोग विश्लेषण कर रहे हैं कि उन्होंने पिछले 5 वर्ष में निर्वाचन क्षेत्र के लिए क्या किया है। यहाँ के लोगों को कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। People are analyzing what he has done to the constituency for the 5 years. So this is a post-mortem in that sense. The core issues of the constituency was never
taken up, spoken in the parliament. So the core issues of the constituency was never taken up, spoken in the parliament. The human-animal conflict, that is the major issue. He never. दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली सरकार के सभी मंत्री विधायक संसद 7 अप्रैल को जंतर मंतर पर सामूहिक उपवास रखेंगे। वहीं इसको लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री और आप नेता गोपाल राय ने लोगों से अपील की है कि जो लोग सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ है और लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, वे भी अपने घरों, गांवों, ब्लॉकों पर सामूहिक उपवास कर सकते हैं। दिल्ली के अंदर 7 अप्रैल को 11 बजे से जंतर मंतर पे सामूहिक उपवास जो है वो शुरू होगा। जहां भी संभव हो वो सामूहिक उपवास करें और प्रार्थना करें कि अरविंद केजरीवाल को इस तानाशाही सरकार से लड़ने की हिम्मत मिले, हौसला मिले। जिस तरह से तानाशाही पर उतारू है, जिस तरह से सारी हदें पार कर रही है, जिस तरह से अब चुने हुए मुख्यमंत्री को उठा करके बिना किसी सबूत के उठा करके जेल में डाल दिया गया, अब चुने हुए मुख्यमंत्री को उठा करके बिना किसी सबूत के उठा करके जेल में डाल दिया गया। पहले कहते थे कि हम पूछताछ करना चाहते हैं, 10 दिन तक पूछताछ किया, कुछ नहीं निकला, अब उठा करके जेल में डाल दिया। जैसे संजय सिंह को उठाकर जेल में डाल दिया था। इस देश में जैसा मैंने कहा कि केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार जिस तरह से तानाशाही पर उतारू है, जिस तरह से सारी हदें पार कर रही है, जिस तरह से अब चुने हुए मुख्यमंत्री को उठा करके बिना किसी सबूत के उठा करके जेल में डाल दिया गया। पहले कहते थे कि हम पूछताछ करना चाहते हैं, 10 दिन तक पूछताछ किया, कुछ नहीं निकला, अब उठा करके जेल में डाल दिया। जैसे संजय सिंह को उठाकर जेल में डाल दिया था। तो उसके खिलाफ 31 मार्च को पूरा देश दिल्ली में इकट्ठा हुआ था, रामलीला मैदान में। ये लड़ाई आगे और बढ़ेगी और इसको विस्तार देते हुए 7 अप्रैल को देश भर में सामूहिक उपवास का कॉल दिया जा रहा है। पूरे देश के अंदर जो लोग भी ये मानते हैं कि मोदी सरकार ज्यादती कर रही है, गलत। बीजेपी की दिल्ली इकाई ने आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री अतिशी को मानहानि का नोटिस भेजा है। दरअसल अतिशी ने कथित तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि बीजेपी ने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए संपर्क किया है। उनके इस बयान पर बीजेपी ने उन्हें मानहानि का नोटिस भेजा है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मीडिया को बताया कि उन्होंने अतिशी को नोटिस भेजा है और उनसे सार्वजनिक माफी की मांग की है। उन्होंने कहा, अतिशी इसका कोई सबूत नहीं दे पाई है कि उनसे कौन से कब और कहां संपर्क किया था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी संकट के दौरे से गुजर रही है और इस वजह से वो इस तरह के बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन हम उन्हें इससे बचकर नहीं जाने देंगे। मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अतिशी ने कहा था, बीजेपी ने एक बहुत करीबी के जरिए मुझसे संपर्क किया है। उन्होंने मुझे बीजेपी में शामिल होने के लिए कहा है और कहा कि ऐसे करने से मेरा राजनीतिक करियर बच जाएगा। उन्होंने धमकी दी है कि अगर मैं पार्टी नहीं छोड़ती हूँ तो ईडी 1 महीने के अंदर मुझे भी गिरफ्तार कर लेगी। उन्होंने यह भी दावा किया है उनके अलावा 3 अन्य आप नेताओं, दिल्ली से मंत्री सौरभ भारद्वाज, आप सांसद राघव चड्ढा और पार्टी विधायक दुर्गेश पाठक भी आने वाले कुछ महीनों में गिरफ्तार किया जा सकता है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने 3 अप्रैल यानी आज बेंगलुरु में अपना नामांकन दाखिल करने से पहले एक रोड शो किया। वह बेंगलुरु उत्तर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही है। विशेष रूप से 4 लोकसभा सीटों वाले बेंगलुरु में 26 अप्रैल को मतदान होना है, जिसके नतीजे 4 जून तक घोषित किया जाएगा। ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಕಳಿಸಿ ಈಗೇನು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣೆ ಇರೋದೇ 23 ದಿನ.
23 ದಿನಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು, ಜನತಾದಳದ ಮುಖಂಡರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ನಾವು ಎದುರಿಸಬೇಕು. ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮತವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದನೇ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:15 7 ವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಬೇಕು. ಯುಗಾದಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾರಿ, ಆಮೇಲೆ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇದನ್ನ ನಡಿಬೇಕಾಗಿರೋ